एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारा जो ये सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस के लिए जो टेस्ट सीरीज का सेकंड राउंड चल रहा है, उसका ये तीसरा यूनिट टेस्ट है। इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक, अभी जो पिछले घंटे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर टेस्ट हुआ है, उसका ये शॉर्ट में आंसर है। चलिए, ज्यादा विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः आप सभी भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं आनंद कुमार साव आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। नेट सेट गेट या लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप फोन करके अपना समाधान पा सकते हैं। ठीक, ये जो बगल में दिया गया है QR कोड है हमारे YouTube चैनल का। आप अपने मोबाइल का गूगल लेंस ओपन करके स्कैन करके हमारे YouTube का मेंबर बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलिए, ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है। आप अपने गूगल लेंस में इसको भी स्कैन करके जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में हमारे 1000 से भी ज़्यादा वहाँ पर मेंबर्स बन गए हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के लाइफ साइंस की बातें चलती हैं। ठीक, हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्म में यहाँ पर भेजा जाता है। ये बगल में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप, ये भी हमारे लाइफ साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर भी 1000 की संख्या में हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी लाइफ साइंस से रिलेटेड बातें की जाती हैं। तो आप तीनों QR कोड में जुड़ सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट इस वीडियो पे आया हुआ है, इसके पहले हमारे वीडियो में नहीं था, तो मैं उससे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, हमारा ये राउंड सेकंड चल रहा है जी। पहला राउंड हो चुका है। आप अपने हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस वाले फोल्डर को ओपन करके वहां पर बाकी 15-16 टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। ये टेस्ट नंबर तीसरा है, यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में फंडामेंटल प्रोसेस इसका नाम। टोटल क्वेश्चन कितने आए हुए थे? 50 आए हुए थे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का था जी? 2 नंबर का। टोटल मार्क्स 100 नंबर के थे। समय दिया गया था 1 घंटे का। आपको 1 घंटे में इस पेपर को बनाना था। चलिए, अब हम देखते हैं, बहुत शॉर्टकट में इसका एक्सप्लेन करेंगे। हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि उत्तर बता के आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो। पहला क्वेश्चन था, ड्यूरिंग ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, तो व्हाट आर द प्राइमरी रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। 1 और 3 का क्या काम होता है? भाई, डीएनए पॉलीमरेज जो 3 का काम होता है, जब प्राइमरी एंजाइम है, यही तो रेप्लिकेशन करता है। ठीक, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, उसका काम क्या है जी? डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? वो आरएनए के जो प्राइमर बने रहते हैं ना, उस प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है। ठीक, तो देख लीजिए, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द प्राइमरी रेप्लिकेटिव एंजाइम। ठीक, मेन एंजाइम है। व्हाइल डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिमूव आरएनए प्राइमर via 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड फिल द गैप। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे कि क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलो अगला देखते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन टू एक्टिव इलोंगेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन से इलोंगेशन करना होता है, तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में क्या बदलाव आता है, ये देखना हमको। तो प्राइमरली ड्रिवन बाय व्हिच मॉडिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल डोमेन। सी टर्मिनल डोमेन मतलब CTD वाले भाग पर, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के CTD वाले भाग पर क्या बदलाव आता है? जब इनिशिएशन से इलोंगेशन में बदलाव हो रहा होता है तब। तो देख लीजिए, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड दिया है, इसका CTD सी टर्मिनल डोमेन। यहाँ पर टोटल 7 एमिनो एसिड की रिपीट पाई जाती है, जिसमें कौन है देख लीजिए? टेरोसिन, सेरीन, प्रोलिन, थ्रेओनिन, सेरीन, प्रोलिन और सेरीन। 3 जगह पे सेरीन है, 2, 5, 7।
ठीक है, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे, उसको हेप्टापेप्टाइड यूनिट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? हेप्टापेप्टाइड यूनिट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 बार यहाँ पर सेरीन वाले भाग पर फास्फोराइलेशन होता है, एक दूसरे वाले भाग पर, दूसरे पांचवें वाले भाग पर। तो सबसे पहले जो होता है पांचवें वाले भाग पर होता है, और उसको फास्फोराइलेशन करने वाला कौन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। जब ये फास्फोराइलेशन करता है 5वें नंबर सेरीन पर, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पर इनिशिएशन का काम करता है। लेकिन जब पीटेफबी एक प्रकार का ये काइनेज है, ये सेरीन के दूसरे नंबर पर जब फास्फोराइलेशन करता है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, अभी तो एक हो चुका था भाई, पहले यहाँ पर हुआ, अब जब यहाँ पर होगा तब फिर क्या होता है? इलोंगेशन होता है। तो कौन काम कर रहा है? पीटेफबी जब कहाँ पे काम करता है? दूसरे नंबर के सेरीन पर, तब क्या होता है? इलोंगेशन होता है। तो इनिशिएशन से इलोंगेशन के बीच में कौन काम कर रहा है? ये तो है ट्रांजिशन जो हो रहा है यहाँ पर। तो देख लीजिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी देख लीजिए, फास्फोराइलेशन ऑफ सेकेंड नंबर के सेरीन बाय पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, मतलब पीटेफबी, पीटेफबी के द्वारा सेकेंड नंबर के सेरीन पर फास्फोराइलेशन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ ए स्प्लाइसियोसोम on a nuclear pre-mRNA, which small nuclear ribonucleoprotein snRNP is responsible for the initial sequence specific recognition of the 5 prime splice site। कि जब भी स्प्लाइसिंग करना होता है यूकेरियोटिक एमआरएनए को प्री एमआरएनए में, तो वहां पर 5 प्राइम साइट को, स्प्लाइसिंग साइट को पहचानने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देख लीजिए 5 प्राइम, देखो ये जूम करा मैं, देखिए ये 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है, तो इसको पहचानने के लिए कौन है? U1, ये U1 पहचानते हुए, ठीक है, सबसे पहले वही बाइंड होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का ए, U1 SNRNP। भाई उसके लिए पूरा आपको ना स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जानना पड़ेगा, और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं अभी। हाँ, हालांकि बीच में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, अगर ऐसे प्रश्न आते जाएंगे बताते जाऊंगा। ड्यूरिंग यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, व्हिच स्पेसिफिक इनिशियल factor function as the primary cap binding protein to recognize the 7-methyl guanosine। 7-methyl guanosine को पहचानने वाला और कैप बनाने वाला, उस कैप को पहचानने वाला, 7-methyl guanine कैप को पहचानने वाला सबसे पहला कौन होता है? कि जब हम यूकेरियोट में ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, इनिशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले 5 प्राइम कैपिंग को पहचानने वाला कौन होता है? ये देख लीजिए 5 प्राइम कैपिंग, ये एमआरएनए था, ये 5 प्राइम था इधर, 5 प्राइम ये कैपिंग था, ये 7 मेथिल गुआनोसिन, ये 5 प्राइम पे, उसको पहचानने वाला यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, ये E देख लीजिए, ये पहचानता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये चौथे का सी, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर E। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम XP इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है ना, एक प्रकार का ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू यूवी रेडिएशन। इस प्रकार की बीमारी में यूवी रेडिएशन में ये आदमी, ये पेशेंट रह नहीं पाते हैं, स्किन में जलन महसूस होती है। पेशेंट लैक द एबिलिटी टू फिक्स pyrimidine dimer ड्यू टू ए डिफेक्ट इन व्हिच रिपेयर पाथवे। क्या बोल रहा है? पेशेंट लैक द एबिलिटी टू फिक्स pyrimidine dimer। इस प्रकार के व्यक्ति में pyrimidine dimer बनता है, यूवी रेडिएशन की वजह से बनता है। तो इस यूवी रेडिएशन की वजह से बनने वाला pyrimidine dimer ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या डिफेक्ट होता है उसकी बॉडी में जिसकी वजह से ये pyrimidine dimer या थायमिन डायमर जिसको बोलते हो, वो फिक्स नहीं हो पाता, सुधर नहीं पाता। तो किसकी वजह से ऐसे सुधर नहीं पाता है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, जहां पर भी हम pyrimidine डायमर की बात करते हैं, ये देख लीजिए कहीं पर होगा हमारा ये pyrimidine डायमर दिख रहा है ना, बल्कि एडेक्ट बल्कि म्यूटेशन यूवी लाइट की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म उसको रिपेयर कर रहा होता है। ठीक, लेकिन अगर यही
न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म ही काम ना करे तो ठीक नहीं हो पाएगा भाई। ये सभी के बारे में दे दिया, देख लेना आप लोग। ये एप्लीकेशन एरर जब होता है तो कौन काम करता है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मॉडिफाइड बेसेस जब डीएमिनेशन ऑक्सीडेशन एक्टिवेशन हो जाती है, बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म काम करती है। बल्कि यूवी रेडिएशन में पिरिमिडिन डायमर जो बनती है उसमें न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, ये पूरा पढ़ लेना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक जब होता है एक्सरे की वजह से होता है तो उसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। फिर डायरेक्ट रिवर्सल में डायरेक्ट रिवर्सल मैकेनिज्म काम करता है। ये पूरा आपका काम है पढ़ना, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। इन ई कोलाई ट्रांसलेशन टर्मिनेशन रिलीज फैक्टर, ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, रिलीजिंग फैक्टर RF1 RF2 रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टॉप कोडन। RF1 RF2 अलग अलग स्टॉप कोडन को पहचानते हैं। व्हिच स्टॉप कोडन इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय RF2। तो इन दिए गए चारों में से कौन सा स्टॉप कोडन है जो केवल और केवल रिलीजिंग फैक्टर 2 के द्वारा पहचाना जाता है। तो इसको जानने के लिए आप यहां देखिएगा, हमारे पास स्टॉप कोडन युगा, युवा, युवा, युगा को ओपल कहते हैं, युवा को ओकर कहते हैं, युवा को एम्बर कहते हैं। हमने भी पढ़ते समय का सीक्वेंस किया रखा, ऊपर से नीचे पढ़ा, लेकिन जब इसके रिलीजिंग फैक्टर की बात करेंगे आप कि कौन सा रिलीजिंग फैक्टर इस स्टॉप कोडन को पहचानता है, उसको नीचे से देखिए, जरा याद होगा आपको। रिलीजिंग फैक्टर 1 युवा को पहचानता है, 1 और 2 दोनों के दोनों युवा को पहचानते हैं, और केवल रिलीजिंग फैक्टर 2 किसको पहचानता है, युगा को पहचानता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, युगा को केवल केवल रिलीजिंग फैक्टर 2 पहचानता है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में बी। चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देख लेना, रिलीजिंग फैक्टर के लिए ये भी दिया गया, प्रोकैरियोट में क्या क्या रिलीजिंग फैक्टर होता है, यूकैरियोट में क्या क्या होता है, कौन किसके जैसे काम करता है, ये पूरा स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपके काम के लायक का है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एटेन्यूएशन मॉडल ऑफ बैक्टीरियल ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, बैक्टीरिया में जो ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन पाई जाती है, व्हिच सेकेंडरी एमआरएनए स्टेम लूप स्ट्रक्चर एक्ट एज द सिग्नल फॉर प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ट्रिप्टोफान जो ऑपेरॉन सिस्टम चलता है उसमें जो एमआरएनए बन रहा होता है, उसमें प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए कौन सा लूप काम करता है, ये देख लीजिए। ये ट्रिप्टोफान वाला, ये जो डायग्राम दिख रहा है पहले वाला, ये ट्रिप्टोफान वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7 में देख लेते हैं कि कौन है। ये देख लीजिए, आप ये समझ लेना कि यदि ट्रिप्टोफान स्टॉप्ड है, ट्रिप्टोफान नहीं है, तो भाई यहां पर तो ट्रांसलेशन जबरदस्त चलेगा ताकि ट्रिप्टोफान बना पाए, रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा। लेकिन यदि ट्रिप्टोफान अवेलेबल हो गया है, नॉन स्टॉप बोला है, देखो तो नॉन स्टॉप बोला है, मतलब ये ट्रिप्टोफान की कमी से जूझ नहीं रहा है, ट्रिप्टोफान यहाँ पर आ गया, तो अब इसको ट्रिप्टोफान बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिप्टोफान के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। ये जो भी इस एमआरएनए से जो भी हम प्रोटीन बना रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब जब रुक जाएगा तो किस कौन कौन सा डोमेन है जो टर्मिनेशन कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, यूं कर रहा हूं, ये तीसरा और चौथा, ये तीसरा और चौथा डोमेन जो दिख रहा है ना, यही है तीसरा और चौथा लूप सेगमेंट जो दिख रहा है, यही है जो यहाँ पर ट्रांसलेशन को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में तीसरा चौथा कैसे करता है, ये आप थ्योरी में पढ़िएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं, द क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन of eukaryotic pre-mRNA require specific protein complexes which statement correctly identify the binding target of CPSF and CSTF। कि जब यूकैरियोट्स में हम क्या करते हैं जी, टर्मिनेशन करते हैं, किसका टर्मिनेशन करते हैं, जो एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए बनने के बाद उसको तोड़ना है हमको, ठीक, उसको रोकना है, तो उस समय उसको टर्मिनेशन करना, कहने मतलब, तो उस समय जो ये दो प्रोटीन काम में आते हैं, सीपीएसएफ और सीएसटीएफ, वो किसको पहचानते हैं, तो ध्यान से देखिए, बगल में डायग्राम दे दिया हमें, देखिए सीपीएसएफ जो पहचानता है
वो अप स्ट्रीम की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ पर पास डोमेन बोलते हैं इसको, यहाँ पर AAU AAA, इसको हम अव्वा नाम से याद करते हैं। भाई एक मूवी आई थी गोविंदा की, 16 और शबनम, उसमें गाना है, ठीक, अगर आपको याद आ रहा होगा, अव्वा ओ, इस टाइप का नाम था, मतलब गाने का बोल था अव्वा। तो यही अव्वा समझ लीजिए, CPSF इस अव्वा रीजन को पहचानता है। डाउन स्ट्रीम में CSTFS जो पहचानता है, और जीयू रीज को पहचानता है, ठीक, ये जीयू इसको पहचानता है। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सी देख लीजिए, CPSF बाइंड टू द अप स्ट्रीम अव्वा हेक्सोन्यूक्लियोटाइड 6 तो यहाँ पर है, while CSTF bind to the downstream GU rich element। ये पहचान करके बीच में तोड़ देते हैं, तो RNA क्या हो जाती है, वहां पर टूट जाती है, ठीक, क्लीवेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9 पे। टू इंश्योर दैट द यूकैरियोटिक जीनोम is duplicated exactly once per cell cycle, origin licensing must occur, which protein complex function directly as the active eukaryotic replicative helicase core। बोल रहा है कि जब यूकैरियोट का जीनोम जब रेप्लिकेशन होता है, तो हर एक सेल साइकिल में DNA डबल हो जाती है, लेकिन हर रेप्लिकेशन के लिए शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, रेप्लिकेशन बबल तो बनाना पड़ेगा ना, यानी कि DNA के जो डबल स्टैंडर्ड है, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तो तोड़ना पड़ेगा ना जी, उसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम कौन है, जो यहाँ पर लाइसेंसिंग फैक्टर की तरह काम करता है, यहाँ पर तोड़ने का काम शुरू करता है। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा ये जानना पड़ेगा। भाई देख लीजिए, ये प्रोकैरियोट में क्या क्या रेप्लिकेशन के एंजाइम काम में आते हैं, यूकैरियोट में क्या क्या काम आते हैं। देखो फंक्शन क्या है, प्राइमरी रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट में कौन है, यूकैरियोट में कौन है, ये पूरा कंपेयर करके दिया गया है। इस पूरे चार्ट को ना आप पढ़ डालिए, क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा काम था, देख लीजिए, रेप्लिकेटिव हेलिकेज की तरह काम करता है यूकैरियोट्स में, तो वो MCM2 7 कॉम्प्लेक्सेस, जबकि प्रोकैरियोट में पूछा तो DNA भी, ठीक, लेकिन अभी पूछा हमको यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में MCM2 7 कॉम्प्लेक्स, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जी। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक बोवेल हाइपोथेसिस, इफ द मॉडिफाइड बेस आयनोसिन, एक मॉडिफाइड बेस है, नॉर्मल बेस नहीं है, नॉर्मल बेस में A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आयनोसिन तो मॉडिफाइड हो गया, इस प्रेजेंट एट द 5 प्राइम पोजीशन, वोल पोजीशन ऑफ द टीआरएनए के, मान लीजिए ये टीआरएनए था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये टीआरएनए था, इसके 5 प्राइम पोजीशन पर आयनोसिन है, ठीक, ऑफ द टीआरएनए एंटीकोडन, व्हिच बेसेस कैन इट पेयर विद द 3 प्राइम पोजीशन ऑफ mRNA। अब mRNA का क्या होगा, देख लीजिए, mRNA का ये 5 प्राइम पोजीशन, ये 3 प्राइम पोजीशन। अब मान लीजिए यहाँ कुछ भी था, मान लीजिए यहाँ पर A था, यहाँ पर U था, तो A के बदले यहाँ तो T बाइंड हो जाता, U के बदले A बाइंड हो जाता, तो खैर T तो नहीं होता है mRNA में, इसको U लिख देंगे हम लोग, चलिए U लिख देते हैं, UA, और I के बदले क्या बाइंड होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 प्राइम एंड पर, इस ट्रिपलेट कोडन में देख लीजिए, इस ट्रिपलेट कोडन में इस 3 प्राइम पर क्या होगा, जो टीआरएनए एंटीकोडन के 5 प्राइम पर पाने वाला आयनोसिन से बाइंड होगा, तो आयनोसिन से बाइंड होने वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा। तो देख लीजिए, इसके लिए पूरा ये चार्ट दे दिया हूं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। आयनोसिन जब मॉडिफाइड प्यूरिन है ये, इसके लिए यू सी या ए बाइंड होगा, अगर वहां पर गुआनिन मॉडिफाइड होता यू सी बाइंड होता, यूरासिल होता ए जी बाइंड होता, एडेनिन होता यू ओनली, साइटोसिन होता सी जी ओनली। तो यहाँ पर पूछा आयनोसिन, तो यू सी या ए कोई भी बाइंड हो सकता है, यू सी या ए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यू सी या ए, इसमें से कोई भी बाइंड हो सकता है।
यू भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, ए भी, कोई इसमें से कोई भी हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जी। मैच द रेप्लिकेशन कंपोनेंट इन कॉम्प्लेक्स एक्स विद देयर करेक्ट बायोकेमिकल फंक्शन इन कॉलम वाई। कॉलम एक्स में कंपोनेंट दिया है, कॉलम वाई में बायोकेमिकल फंक्शन दिया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, मैं जल्दी फटाफट मैच करा दे रहा हूं भाई। डीएनए टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज का काम क्या है कि यदि रेप्लिकेशन करते समय आगे या पीछे कहीं पर भी यदि सुपर कोइलिंग बनता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव सुपर कोइलिंग, उसको खोलने का काम करता है। तो रिलीव टॉर्सनल स्ट्रेन एंड ओवर बाइंडिंग अहेड ऑफ फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क के आगे जो भी बन रहा है उसको खोलने का काम करता है। तो पी का क्या हो जाएगा 2, पी का 2 कितने जगह पे, 2 जगह पे। क्यों दिया, डीएनए भी हेलिकेज, अभी बोला हूं हेलिकेज क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं। अनवाइंड द डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, हेलिकेज बिना एटीपी का काम नहीं करता भाई, याद रखना। ये क्यू का क्या हो जाएगा 4, क्यू का 4 अब एक ही जगह पे हो गया। आर का 1, डीएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज प्राइमर बनाना है भाई का काम। सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट सिंथेसिस। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, सील निक बाय क्रिएटिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, आखिर में जो एक बॉन्ड बनता है उसको लाइगेज पूरा करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया जी, ये भाई आपको पढ़ना पड़ेगा है ना। अब पूरा पढ़ने का समय नहीं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12 नंबर पे। मैच द ट्रांसक्रिप्शन कंपोनेंट ऑफ ई कोलाई, ठीक, इन कॉलम एक्स विद देयर रेगुलेटरी रोल इन कॉलम वाई। ई कोलाई मतलब यहाँ प्रोकैरियोट की बात कर रहा है, प्रोकैरियोट कंपोनेंट सिग्मा 70, सिग्मा 70 का काम क्या है, ठीक। तो ये पूरा रोल काम दे दिया, देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया पूरा ये काम। सिग्मा 70 का काम, ये हाई स्कीपिंग सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा 38 स्टेशनरी फेज सिग्मा, सिग्मा 32 हीट शॉक सिग्मा, सिग्मा 24 एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेस, सिग्मा 54 नाइट्रोजन स्टार्वेशन कम आता है। फिर सिग्मा 28 फ्लैजिलर सिग्मा, सिग्मा 19 फिर एक्साइटेड सिग्मा। सबको देख लेना भाई आप लोग एग्जाम में जाने से पहले। चलिए देखते हैं। तो सिग्मा 70 का काम क्या है, हाउस कीपिंग बोला था अभी मैं, ये देख लीजिए हाउस कीपिंग, ठीक अभी बोला था सिग्मा 70 हाउस कीपिंग सिग्मा है, ये हो गया। सिग्मा 32 बोला था अभी मैं, 32 हीट शॉक सिग्मा। तो हीट शॉक सिग्मा कहाँ पे है भाई, देख लीजिए क्यू का 1, रिकॉग्नाइज प्रमोटर अंडर हीट शॉक कंडीशन। तो P3 Q1, P3 दो जगह पे, Q1 भी दो जगह भाई, कोई बात नहीं। चले देख लेते हैं आगे, आर देख लेते हैं। रो प्रोटीन, भाई रो प्रोटीन क्या करता है, रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट पढ़े होंगे प्रोकैरियोट्स में, ठीक। जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है वो रो प्रोटीन डिपेंडेंट होता है। तो देख लीजिए ट्रांसलोकेट एलोंग एमआरएनए, एमआरएनए के साथ साथ रहता है टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल रो प्रोटीन करते हैं काम। और जो बच गया वो ये है, ठीक। तो R2S4, R2S4 ये हो गया, 12 नंबर पे हो गया। 13 नंबर पे आते हैं भाई हम, हमारा उत्तर ये इसका क्या हो गया 12 का बी। 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरा स्क्रीनशॉट करके रख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज कॉलम एक्स विद द ट्रांसक्रिप्ट देयर सिंथेसाइज इन कॉलम वाई। हाँ, यहां पर मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको कि RMT, मैं बोला था आरएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 जहां पे होता है उसको RMT याद रखना बोला हूं मैं, RMT मतलब सीधा है कि आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए को 5S को छोड़ के बाकी सभी आरआरएनए को बनाता है, ठीक। तो कहां पे भाई आरआरएनए देख लीजिए 5S को छोड़ के, ये तो P का क्या हो गया 3, 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, N
आरएनए प्रवेश 2 जो एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए कहाँ पे देख लीजिए भाई, ये एमआरएनए हो गया, 1 में दिया है। फिर टी वाला कहाँ पे देख लीजिए, टीआरएनए को, ये देख लीजिए टीआरएनए यहाँ पर दिया, टाइप एस आरएनए और टीआरएनए को बनाता है, जो बच गया ये था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पी का 3 दो जगह पे, क्यू का 1 एक जगह पे, ये हो गया हमारा उत्तर। 13 में ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मैच द डीएनए डैमेज टाइप्स इन कॉलम एक्स विद देयर कोरेस्पॉन्डिंग रिपेयर पाथवे इन कॉलम वाई। अलग अलग प्रकार के डीएनए का जब डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। अब भी कुछ समय पहले मैं बोला था, ये फिर दिखा दे रहा हूं, देखिए मैं आपको, अगर बल्कि कहीं पर डीएनए डैमेज होता है तो एनईआर, यहाँ पर पिरिमिडिन डैमर, यूवी रेस काम आते हैं, यूज होता है। तो देख लीजिए ऐसे पिरिमिडिन डैमर, यूवी लाइट, तो क्या हो जाएगा जी वो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। ये तो पी का 3 मिसमैच बेसिस, अगर मिसमैच हो गया बेसिस तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम एमएमआर। क्यू का क्या हो जाएगा 4। और डीएमिनेशन यूरासिल डीएनए, भाई अलग गलत प्रकार का यहाँ पर मेथानेशन हो गया, केमिकली ये जुड़ गया, इधर देखिए मॉडिफाइड बेसिस जुड़ गया है, तो बेस ऑक्सीजन रिपेयर बीईआर, ये हो जाएगा। ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक आयनाइजिंग रेडिएशन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जहां पे होता है, देख लो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जहां पे होता है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सिस्टम काम करता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन सिस्टम काम करता है। ये हो गया, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, हमेशा याद रखना, जितना बताया गया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा यही से क्वेश्चन आएगा आपका। तो पी का 3 क्यू का 4, पी का 3 क्यू का 4 कितने जगह पे देख लीजिए, पी का 3 2 जगह पे, क्यू का 4 एक जगह पे, बस ठीक है ना, ये हो गया हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जी। मैच द एंटीबायोटिक्स इन कॉलम एक्स एंड द प्रिसाइज मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन कॉलम वाई। एक में एंटीबायोटिक्स दिया गया, एक में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया। ठीक, हमेशा याद रखना कि प्यूरोमेसिन जो होता है ना, अमीनो एसिड टीआरएनए का मिमिक्री करता है और प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर देता है। अगर कोई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो पूरा होने से पहले उसको खत्म कर देता, गिरा देता है। कैसे करता आगे देखेंगे, बहुत डिटेल से दिया गया है। तो एस का क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में एस, इसकी बात कर रहा हूं एस। ठीक, तो एस का क्या हो जाएगा, कॉजेस प्रीमेच्योर, देखो ये लिखे कॉजेस प्रीमेच्योर पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये हो गया। टेट्रासाइक्लिन जहां पे देखा, ये 30S को बाइंड करते, याद रखना 30S सब यूनिट को बाइंड करता है। ठीक, तो टेट्रासाइक्लिन 30 कहां पे, 30S कहां पे दे देख लीजिए, स्मॉल सब यूनिट ये आर का 4, आर का 4 30, ये 30S हो गया। तो अब देख लो आर का 4 और एस का 3, आर का 4, आर का 4 दो जगह पे है, एस का 3 भी दो जगह पे, क्या बात है। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग पहला रिफाम्पिसिन और सिप्रोफ्लैक्सोसिन। रिफाम्पिसिन का काम क्या है भाई, कि रिफाम्पिसिन बाइंड टू वेक्टर आरएनए पर बीटा सब यूनिट, ये पी का 2, तो पी का 2 कहां पे देख लीजिए, फिर पी का 2, ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सी, फिर P2Q1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो अगर आपको 3 पता नहीं होता तो गड़बड़ा जाता है अभी यहाँ पर, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या हो जाएगा सी। चलिए थोड़ा सा हम इसे सेव कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। मैच द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर इन कॉलम एक्स विद देयर प्राइमरी रोल इन कॉलम वाई। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं भाई कौन सा
ट्रांसलेशन फैक्टर क्या काम करता है, इनिशिएशन फैक्टर में सब। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो पी जो है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर F2, F2 का जो रोल है ये देख लीजिए, डिलीवर मैट टीआरएनए टू द 40S राइबोसोमल सबयूनिट वाया जीटीपी। ठीक, क्यों यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E का काम क्या है, अब भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली बाइंड टू द 7-मेथिल गुआनोसिन कैप पापे मारने। थोड़ा दिखा दे रहा हूं, देखिए ये देख लीजिए, ये 4E का काम डायरेक्ट इस 7-मेथिल गुआनोसिन कैप को बाइंड करता है। ठीक, चलिए ये हो गया यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। इतना में देख लेते हैं, अगर हमारा उत्तर मिल गया तो ठीक है। P का 2 और Q का 3, P का 2 दो जगह पे, Q का 3 एक जगह, बस आ गया हमारा उत्तर। R1 और S4, तो 16 का क्या हो गया, A। बाकी आप पढ़ते रहना भाई, सब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूं मैं, 17 पे, मैच द स्प्लैशिंग फीचर कंपोनेंट इन कॉलम X विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम Y। यहाँ पर कुछ हमको स्प्लैशिंग फैक्टर दिए गए हैं, जैसे ब्रांच पॉइंट एडेनिन। ठीक, ये स्प्लैशिंग की प्रोसेस आपको समझना होगा, तब बना पाएंगे आप। तो ब्रांच पॉइंट एडेनिन जो क्या होता है देख लीजिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक द 5' स्प्लाइस साइट टू फॉर्म ए लैरिएट स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अभी दिखा देता हूं मैं, आगे आएगा कहीं पर, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये जो ब्रांच पॉइंट एडेनिन होता है ना, आगे और एक क्वेश्चन इसका, ये एडेनिन ये अपने 5' तरफ अटैक कर रहा है, देखो ये अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, देखो ये फास्फेट को अटैक कर रहा है, इसलिए यही पूछा वहां पर। चलिए, तो पी का क्या हो गया भाई, 2, पी का 2 कितना जगह पे, 2 जगह पे। ठीक, अगला क्यू, एजी डाइन्यूक्लियोटाइड, एजी डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एजी जो होता है ना, ये कंजर्व होता है, अगर ये नहीं होगा तो फिर स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी। तो हाईली कंजर्व सीक्वेंस एट द एब्सोल्यूट 3' बाउंड्री ऑफ एन इंट्रॉन, किसी एक इंट्रॉन के 3' की तरफ ये एजी मिलेगा। तो क्यू का 1, P2 Q1, देखिए दोनों में भाई, क्या बात है। चलिए अब आता है R, U2SN RNP, ये इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस डिस्प्लेसिंग BBP या SF1। ठीक, ये डायरेक्टली बाइंड करता है ब्रांच पॉइंट पर। तो R का क्या हो जाएगा, 4, और R4 कहाँ पे, यहाँ पर पहले में। तो 70 का उत्तर क्या हो जाएगा, A। जो बच गया उसको मिला दो आप। भाई आपको सभी फैक्टर के काम पता होने चाहिए ना, तभी कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, मैच द बैक्टीरियल ट्रांसलेशन फैक्टर इन कॉलम X विद देयर फंक्शन इन कॉलम Y। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स। ठीक, यहां पर दिया गया है फैक्टर, इधर दिया फंक्शन। भाई इलांगेशन फैक्टर TU का काम क्या, पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए, ये आप TU देख पा रहे होंगे। इलांगेशन फैक्टर TU ये क्या करता है, किसी अमीनो एसिड टीआरएनए को लेके आता है, ए साइड पे एंट्री कराता है। इलांगेशन फैक्टर TU जिसमें जीटीपी जुड़ा हुआ है, वो 4 टीआरएनए को लेके ए साइड पे एंट्री कराता है। जैसे एंट्री हो जाती है यहाँ पर, उसको छोड़ के इलांगेशन फैक्टर TU यहाँ ब्लास्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, फिर TU निकल जाता है, जीटीपी जीडीपी और इन आरएनए फास्फेट में बदल जाती है। फिर इस जीडीपी को एक्सचेंज करके फिर जीटीपी बनाया जाता है इलांगेशन फैक्टर TS के द्वारा। TS क्या करता है, जीटीपी तो दे देता है इसको, तो जीटीपी आ गया, फिर रिसाइकल हो गई। तो इलांगेशन फैक्टर TU का काम क्या होता है, 4 अमीनो एसिड को ए साइड पे पहुंचा करके छोड़ के वापस आना। और TS का काम क्या होता है, उस TU को रिसाइकल करते रहना, जीटीपी जोड़ जोड़ करके। ठीक,
और एक चीज और बता दूं, इलांगेशन फैक्टर जो जी होता है उसका काम क्या होता है, ये जो पूरा राइबोसोम जुड़ा है ना, बड़ा यूनिट सब छोटा सब यूनिट, इस एमआरएनए के ऊपर में खींचता है, इस एमआरएनए के ऊपर में ये आगे बढ़ते हैं। इससे एमआरएनए वहीं पर रहता है, ये जो 5' दिख रहा नहीं है, ये वहीं पर रहता है, उसके ऊपर में यह राइबोसोम रेंगता है, समझ लीजिए। जिस प्रकार से किसी तार में चूहे कैसे रेंगते हैं, ऐसे ये राइबोसोम पूरा रेंगता है। उसको रेंगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इलांगेशन फैक्टर जी काम में आता है। याद रखने के लिए, जी फॉर गधा, गधा जो है खींचते खींचते ढोते ढोते लेके जा रहा है, किसको, राइबोसोम को, किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं काम को। इलांगेशन फैक्टर टीयू, टीयू का काम किया है, तो देख लीजिए, डिलीवर एमिनो एसिड टीआरएनए यानी कि चार्ज टीआरएनए टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम, अभी बोला हूं मैं। तो पी का क्या हो गया 2, कितने जगह पे दिया, 2 जगह पे। अगला इलांगेशन फैक्टर टीएस रिसाइकल करता है, बोल रहा हूं मैं। ठीक, देखो, कैटलाइजेस द रिसाइकलिंग ऑफ जीडीपी टू जीटीपी ऑन इलांगेशन फैक्टर टीयू। टीयू में जो जीडीपी बन गया तो उसको हटा के टी पे जोड़ दिया, ये बन गया। तो क्यू का 1, क्यू का 1 एक ही जगह पे, देखो। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया। तो आर का क्या होगा, देख लीजिए, जी गधा है, खींचते रहता है, मेडिएटेड राइबोसोम ट्रांसलोकेशन डाउन टू द एमआरएनए, एमआरएनए के आगे की तरफ बढ़ाते रहता है राइबोसोम को। और रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, ये जहां पर विष्टापूर्ण मिलते हैं वहां पर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको बंद कर देता है। ठीक, तो R4 और H3। तो हमारा उत्तर क्या हो गया जी, 18 का ए। 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मैच द हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम इन कॉलम एक्स विद देयर जनरल डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट ऑन क्रोमेटिन स्टेटस इन कॉलम वाई। देख लो जी, ये देख लीजिए, आप ये समझ लेना कि ये डीएनए है, ये डीएनए, और डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है फास्फेट की वजह से, याद रखना है ना। तो डीएनए यदि नेगेटिव होता है, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है, और हिस्टोन में लाइसिन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, ये हिस्टोन प्रोटीन था, ऑक्टोमर होता है, लाइसिन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा हुआ, लाइसिन था उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए नेगेटिव, हिस्टोन पॉजिटिव, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, तब ये बन जाता है ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, डीएनए माइनस हिस्टोन प्लस आपस में लपेटा गए एक दूसरे से, कंडेंस हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन बन गया। इसका मतलब इस समय ये डीएनए कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डीएनए खुला ही नहीं है, क्लोज हो गया पूरा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अगर मैं बोलूं एसिटाइलेशन किया जाए, एसिल ग्रुप जोड़ दिया जाए, CH3CO, ये ग्रुप जोड़ दिया जाए इसके ऊपर, तो ये कहां जुड़ता है, जो हिस्टोन का लाइसिन होता है ना, वहां पर जुड़ता है। और जोड़ने वाला हैट, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, हैट क्या करता है, एसिल ग्रुप जैसे जोड़ देता है, जैसे जुड़ जाएगा, देख लीजिए मैं जूम कर रहा हूं, ये हिस्टोन के जो लाइसिन, लाइसिन का सिंबल क्या होता है, क्या जब एसिल ग्रुप जुड़ जाता है, अब ये जो लाइसिन है, जो पूरा हिस्टोन है, न्यूट्रल होता जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, न्यूट्रल होता जा रहा है। तो डीएनए को छोड़ता जाएगा, डीएनए खुला होता जाएगा, जब डीएनए खुला होता जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, ओपन क्रोमेटिन हो जाएगा ये। ठीक, लेकिन यदि मैं फिर इसे एस्टिल ग्रुप को हटा दूं, हिस्टोन डीएस्टिलेज कॉम्प्लेक्स दिख रहा है देखो यहाँ पर, ये क्या करता है, फिर किसको हटा देता है, CH3CO, एस्टिल ग्रुप को हटा दिया। एस्टिल ग्रुप खुद में न्यूट्रल होता है, लेकिन जब लाइसिन के ऊपर जुड़ता है तो लाइसिन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो जैसे फिर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, एस्टिल निकल गया तो हिस्टोन के लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज ओपन हो गया, फिर डीएनए को लपेट लिया, फिर ये बन गया। इसका मतलब जब जब हेड काम करेगा तब तक डीएनए एक्टिव होगा, और जब जब HDAC काम करेगा तब तक ये इनएक्टिव होगा। और एक चीज और देख लीजिए कि यदि किसी डीएनए के साइटोसिन में मेथिलेशन किया जाता है, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो वो जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो जाती है, काम नहीं करता, बंद हो जाता है। यदि इस मेथिल ग्रुप को हटा दिया जाए
वापस कर दीजिए ऐसा, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो मेथिलेशन होने पर इनएक्टिव, मेथिल ग्रुप को हटाने पर एक्टिव। अब देखते हैं यहाँ पर हेड जब काम करता है तो क्या होता है, देख लीजिए। न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ लाइसिन, लाइसिन मतलब के था। ओपनिंग क्रोमेटिन, जब हिस्टोन प्रोटीन के लाइसिन में एस्टिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, डीएनए ओपन हो जाता है, काम करने लगता है। एचडीएफसी का काम दूसरा है भाई, जस्ट अपोजिट है। रिमूव एस्टिल मॉडिफिकेशन, एस्टिल को हटा दिया, रिस्टोरिंग चार्ज एंड कंडेंसिंग क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो पी का 2 और क्यू का 3, पी का 2 क्यू का 3 एक ही जगह पे बस, ठीक है ना, एक ही जगह पे। फिर R1 हो जाएगा, डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज जोड़ दी मेथिल, तो देख लीजिए मेथिल जोड़ने पर इनएक्टिव हो जाता है। प्रोमोटर साइलेंसिंग बोला, साइलेंट हो गया, काम नहीं किया। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंटेनिंग प्रोटीन बोल रहा, ये हो जाएगा फिर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मैच द यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज इन कॉलम एक्स, ये यूकैरियोटिक बोल रहा है, कॉलम एक्स विद देयर प्राइमरी रोल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन कॉलम वाई, कॉलम वाई में उसका रोल क्या, देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, यहां पर मैं यूकैरियोट की बात करूं, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज है, प्राइमर बनाता है। ठीक, तो एप्सिलॉन मतलब लंबा वाला है ना, एकदम लॉन्ग वाला, एप्सिलॉन का लॉन्ग है लीडिंग। तो देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जहां पर लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा होगा, देख लो कहां पे बन रहा है, आर का लीडिंग, देखो लीडिंग स्ट्रैंड दिख रहा है ना, ये हो जाएगा, रेड कलर से ले लेते हैं, दिखेगा थोड़ा ये। तो क्या हो गया भाई हमारा, आर का 1, और अल्फा तो प्राइमेज है, तो प्राइमेज क्या देख रही है, प्राइमेज एक्टिविटी, प्राइमेज एक्टिविटी देख लो, ये डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है बोला हूं मैं, इधर लैगिंग क्यू का 3, क्यू का 3 जो बच गया वही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जी, P2Q3, P2Q3 R1S4, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए एक बार इतना को हम सेव कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब जो दिया गया क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन यानी कि होता है कारण, रीजन यानी कथन। अब कथन और कारण दो प्रकार की चीजें दिया है, आपको समझना है कि क्या सही क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 पहला लिखिए, एसर्शन बोल रहे हैं, द हाई fidelity of DNA replication by DNA polymerase III relies heavily on its 3' to 5' exonuclease activity rather than 5' to 3' exonuclease activity। क्या बोल रहा है कि जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम कर रहा होता है तो इनमें जो 3' to 5' एक्सोनुक्लियस एक्टिविटी होता है, कभी भी अगर मिसमैच हो गया, गलत बेस पेयर जुड़ गया, तो उसको उल्टी दिशा में हटाने का भी काम करता है। ये ज्यादा होता है किसकी तुलना में, 5' to 3' एक्सोनुक्लियस की एक्टिविटी की तुलना में बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे तो पॉलीमरेज का काम करते रहता है, पीछे से उल्टी दिशा में गलत चीजों को फेंकने का भी काम करता है, जो गलत मिसमैच हो गया है, ठीक, गलत बेस पेयर बन गया है। ये बिल्कुल सही है सर। रीजन की बात करते हैं, देख लीजिए, द 3' to 5' एक्सोनुक्लियस डोमेन एक्ट एज द प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही, प्रूफ रीडिंग करता है, कौन सही जुड़ा है कौन गलत जुड़ा है, भाई गलत जुड़ा तो फेंको उसको। दैट रिकॉग्नाइज एंड रिमूव मिसमैच न्यूक्लियोटाइड इमीडिएटली आफ्टर देयर मिस इनकॉर्पोरेशन एट द ग्रोइंग 3' एंड। ठीक, 3' एंड पर किस प्रकार का अगर गलत जुड़ गया है, मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया है, तो उसको हटाओ जल्दी,
इसलिए वो 3 to 5 प्राइम की तरफ क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बेहतर तरीके से शो करता है। मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि मुझे लंबा समझाना पड़ेगा आपको, इसलिए हमारा ये दोनों सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। एसर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो एसर्शन को साबित भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। एसर्शन क्या बोल रहा है देख लीजिए। तो इन द ई कोलाई मेथिल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर pathway, the MUTH endonuclease specifically cleavage the unmethylated strand containing the replication error। भाई याद रखना, जो मेथाइलेटेड जो डीएनए स्टैंड होता है ना, वो ओरिजिनल स्टैंड होता है, और जो अभी अभी बन रहा होता है वो अनमेथाइलेटेड रहता है। ये देख लीजिए, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल दोनों स्टैंड दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, ये ओरिजिनल स्टैंड है। टेम्पलेट जिसको कहते हो आप, ठीक। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल हो गए, यहाँ पर ये ओरिजिनल हो गए, ये पहले से मेथाइलेटेड है, और जो अनमेथाइलेटेड है वो न्यू वाला स्टैंड, ये न्यू स्टैंड है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का गड़बड़ी वाला जुड़ जाता है तो उसको हटाने का काम करता है, यहाँ पर म्यूट एच काम में आता है। ये देख लीजिए, मिसमैच रिपेयर, यदि मिसमैच हो जाती है कहीं पर तो म्यूट एच काम में आता है। ये म्यूट एस, म्यूट एल दिख रहा है ना, ये काम में आते हैं, ठीक। ये तो रीजन क्या है, DNA replication in bacteria is transiently hemimethylated because demethylase takes several minutes to add methyl group to the adenine within newly synthesized 5 prime to 3 prime sequences। ठीक, जो GATC सीक्वेंस होता है, देख लीजिए अभी बोला हूं मैं, ये जो ओरिजिनल था रेड कलर टाइप जो दिख रहा है, ब्लू जो बना है नया वाला है, समझ लीजिए। तो तुरंत जब रेप्लिकेशन होता है तो डेम मेथाइलेज काम नहीं कर पाता है। डेम मेथड मतलब डीएनए एडेनिन मेथाइलेज तुरंत काम नहीं कर पाता है, उसको काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए तुरंत जो बनता है वो हेमी मेथाइलेटेड कंडीशन में रहता है। एक स्ट्रैंड मेथाइलेटेड रहता है, ओल्ड वाला, न्यू वाला अनमेथाइलेटेड रहता है। तो अनमेथाइलेटेड को तुरंत पहचान लेता है, ठीक है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम कि ये अनमेथाइलेटेड वाला है तो यहाँ पर गड़बड़ी हुआ होगा, फिर जोड़ देता है जो जोड़ना है, ठीक है। फिर बाद में डेम मेथाइलेज कुछ मिनट बाद काम करता है और फिर दोनों को मेथाइलेटेड कर देता है, फिर मामला घूम फिर के ऐसे हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का, दोनों सही हुआ तो 22 का भी क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। एसर्शन, एसर्शन में देखिए, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज क्रिएट्स पॉजिटिव सुपर कोइलिंग अहेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बबल एंड नेगेटिव सुपर कोइलिंग बिहाइंड इट। देख लीजिए, जब भी कहीं पर मान लीजिए ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर, ये समझ लीजिए आरएनए पॉलीमरेज है, यहीं पर रेप्लिकेशन बबल बना है, ये सामने वाला रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे जाने वाला था तो सामने की तरफ क्या पॉजिटिव सुपर कोइलिंग बन जाती है, पीछे की तरफ नेगेटिव सुपर कोइलिंग बन जाता है, इधर ढीला हो जाता है, देख लो ये। तो आगे और पीछे कोई एंजाइम रहते हैं जिसको खोलते रहते हैं या टाइट करते रहते हैं, तो आगे की तरफ टोपोआइसोमरेज 1 भी और 2 भी काम करता है। यदि 1 काम करता है तो एक स्ट्रैंड को तोड़ता है, ब्रेक करता है, घुमा देता है उसको, और यदि टोपोआइसोमरेज 2 काम करता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काट करके घुमा के जोड़ देता है, ठीक। तो अब देखते हैं, पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि रेप्लिकेशन के आगे और पीछे दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कोइलिंग बनता है, ये असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 solve this structural tension by selectively binding ahead of RNA polymerase to introduce double stranded break। गलत, अगर आरएनए पॉलीमरेज के आगे यदि रिसॉल्व करना है, उसको गलतियों को सुधारना है, जो टाइट हो गया उसको ढीला करना है, तो ये टोपोआइसोमरेज 1 काम कर रहा है तो एक स्ट्रैंड को ब्रेक करके घुमाता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड बोल रहा है, गलत, ये टोपोआइसोमरेज 2 का काम होता है। तो असर्शन सही, रीजन गलत है, तो ये असर्शन सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ द सी टर्मिनल डोमेन CTD of RNA polymerase 2 is mandatory for transition from
ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन टू इलांगेशन, इसे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन से इलांगेशन में लेके जाना है तो आरएनए पॉलीमरेज 2 की जो सीटीटी डोमेन होता है, जहां पर 7 अमीनो एसिड का हेप्टेड सीक्वेंस पाई जाती है, वहां पर सेरीन में फास्फेट जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है उसकी सी टर्मिनल पर। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। एसर्शन रीजन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच कंटेन ए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सेकंड एच एक काइनेज है, सब यूनिट दैट फास्फोराइड सेरीन 5 रेसिड्यूज ऑन द सीटीडी हेप्टापेप्टाइड, मतलब 7 जो अमीनो एसिड थे वहां पर रिपीट, जो 7 के रिपीट हो रहे थे, ट्रिगरिंग प्रोमोटर क्लियरेंस, बिल्कुल ये देख लीजिए डायग्राम में होगा, ये 7 थे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच यदि काम कर रहा है तो इनिशिएशन कराएगा, ये कराएगा इनिशिएशन, फिर प्रोमोटर क्लियरेंस होगा, फिर पीटअप भी काम करेगा, फिर 5 पे जुड़ेगा और फिर इलांगेशन पे जाएगा, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच कंटेन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज दैट फास्फोराइलेट सेरीन 5 रेसिड्यूज, ये बिल्कुल सही है। तो 24 का ए और आर दोनों सही हुए, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। ये याद रखना, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच काम कर रहा है तो इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन करके आगे बढ़ रहा है, फिर इसके बाद यदि पीटएफ भी काम करेगा तो फिर इलांगेशन पे जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 25। क्वेश्चन नंबर 25 एसएफएम क्या बोल रहा है, देख लीजिए, द फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्री mRNA splicing result in the formation of a branched lariat structure containing a unique 5' to 2' phosphodiester bond, बिल्कुल सही है कि जब भी स्प्लाइसिंग होता है पहली बार जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है तो एक लैरिएट स्ट्रक्चर, मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है 5' to 2' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ये देख लीजिए। फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन जब होता है, ये इसको अटैक करता है एडेनिन वाला इसको, और यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, पहले देख लीजिए ऐसे लैरिएट स्ट्रक्चर बनेगा, ये बिल्कुल सही। रीजन देखते हैं, द 2' OH ग्रुप ऑफ एन इनवेरिएंट adenosine residue at the branch point sequence attack the highly conserved 5' splice site guanine nucleotide, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। क्यों सही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच पॉइंट पे एडेनिन था, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर, अपने 5' रीजन तरफ, जो ऊपर गुआनिन होगा 5' जो GU रीजन होता है वहां पर अटैक करता है, ठीक, तब जाके ऐसे बनता है। तो जो जब अटैक करेगा उसको तो वो हाईली कंजर्व रीजन होता है, वहां पर अटैक करता है, तो दोनों सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, एसर्शन क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एग्जिबिट एक्सेप्शनली एक्यूरेसी इन चार्जिंग टीआरएनए despite the structural similarity between structurally related amino acid like valine and isoleucine। वेलिन और आइसोल्यूसिन जो होता है वो लगभग सेम दिखते हैं स्ट्रक्चर में, फिर भी इनमें से ये अमीनो एसिड जो टीआरएनए है वो टीआरएनए पहचान लेता है कि मेरा अमीनो एसिड वेलिन है कि मेरा आइसोल्यूसिन, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड टीआरएनए रहते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए दोनों के लिए अलग अलग रहते हैं, तो कौन किसके साथ जुड़ेगा ये बहुत बखूबी पहचान पाता है, कौन, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है कि वेलिन को उसके टीआरएनए से जोड़ना, आइसोल्यूसिन को उसके टीआरएनए से जोड़ना, और ये बेहतर तरीके से पहचान पाता है कौन, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, क्योंकि उसके पास पहचानने की क्षमता पाई जाती है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इसके पास क्षमता होती है, ठीक। तो 26 का ए तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, मोस्ट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस पोसेसेस ए हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग साइट, होता है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग साइट होता है जहां पर एडिट किया जाता है, दैट एक्ट एज ए फ्लेक्सिबल सिव सेलेक्टिवली बाइंडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग करेक्टली चार्ज्ड अमीनो एसिड टीआरएनए। ये गलत हो गया कि बोल रहा है
कि अमीनो एसिड टीआरएनए जो एंजाइम है वो जो करेक्ट चार्ज वाला जो बाइंडर है उसको ब्रेक कर देता, तोड़ देता, खत्म कर देता, बोल रहा है नहीं, जो मिसमैच तरीके से गलत प्रकार का अमीनो एसिड और टीआरएनए जुड़ गए हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, करेक्टली मैच वाले को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। जिस टीआरएनए को जिस अमीनो एसिड के साथ जुड़ना चाहिए अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, वो तो करेक्ट हुआ है। तो जो इनकरेक्टली जुड़ गया है, कोई अलग अमीनो एसिड अपने किसी और दूसरे टीआरएनए से जुड़ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये गलत बोल रहे कथन को, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर 26 में ए सही और आर गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। इन प्रोकैरियोट्स choice of the precise start codon is dictated by the pairing of a purine rich region of stem of the AUG with 3' end of small ribosomal subunit। बिल्कुल, जब भी एमआरएनए को पहचाना जाता है, एमआरएनए को पहचाना जाता है तो देखिए एयूजी जहां पर होता है उसके जस्ट ऊपर की तरफ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस को पहचाना जाता है। यहाँ पर सीक्वेंस पाए जाते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस, ये इसको साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस कहते हैं, एसडी सीक्वेंस लिखा है ना, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस कहते हैं इसको आप। और जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट जिसको 16S आरआरएनए कहते हो, साइन डेलगेर्नो के एंटी सीक्वेंस पाई जाती है वहां पर, ये इसको पहचानते हैं, तब जाके फिर ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। ठीक, तो देख लीजिए, तो पहला तो बिल्कुल सही, एयूजी के ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम की तरफ कुछ स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको क्या कहते हैं, साइन डेलगेर्नो। तो रीजन देखिए, द साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस ऑन एमआरएनए, एमआरएनए में था बेस पेयर विद द हाईली कंप्लीमेंट्री pyrimidine rich एंटी साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस लोकेटेड इनसाइड द 23S आरएनए। बोल रहा है गलत, 23S के पास नहीं होता भाई, वो किसके पास होता है, 16S के पास। अभी बोला हूं मैं, इसको अलग कलर से मैं कर दे रहा, रुको, ये ठीक है, ये 16S आरएनए होता है, यहाँ पर 23S आरएनए बोल रहा है, ये गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर 27 का ए सही, आर गलत, तो ए सही आर गलत, उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एसर्शन द डिलीवरी ऑफ एन अमीनो एसिड टीआरएनए टू द राइबोसोमल ए साइट बाय एलंगेशन फैक्टर टीयू, पढ़ चुके हैं। किसी अमीनो एसिड टीआरएनए को ए साइट पे एंट्री कराना है तो एलंगेशन फैक्टर टीयू ही रिस्पांसिबल होता है, ठीक है ना, ये अंदर आया। does not result in the immediate peptide bond formation until GTP is hydrolyzed। क्या बोल रहा है कि does not result in the immediate peptide bond formation until GTP is hydrolyzed, कि जैसे ही elongation factor TU यहाँ पर ए साइड में एंट्री मारता है तुरंत यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन जाएगा, जब तक जीटीपी ब्लास्ट नहीं होगा, जीटीपी टूटेगा, जीटीपी इनआर्गेनिक फॉस्फेट में फिर elongation factor TU निकल जाएगा, उसके बाद जाके फिर यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये अमीनो एसिड जो पहले आया था अमीनो एसिड वो यहाँ पे आएगा, फिर बॉन्ड बनेगा, ऐसे देखो, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेंस काम को करता है ना, ऐसे देखो लिखा है पेप्टिडिल ट्रांसफरेंस सेंटर बीच में होती है, ये ऐसे घुमा के लेके आएगा। तो बिल्कुल पहला वाला सही बोल रहा है, जब तक रिलीज ना हो जाए तब तक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। तो 28 का ए तो सही हो गया। आर की बात करते हैं, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस बाय elongation factor TU induces a massive conformational change that causes the factor to dissociate from the ribosome, allowing the amino acid tRNA to accommodate fully into peptidyl transferase center। कि जब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होते ही elongation factor तो निकल गया, बाकी जो था वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर की तरफ आगे बढ़ गया। बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो हमारा 28 का क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। assertion row independent intrinsic transcription terminator do not require helper protein to stall या release the newly transcribed RNA transcript from the DNA template। जब DNA से RNA बन रहा होता है तो उस समय दो तरीके से
यहाँ पर हम प्रोकैरियोट में उसको क्या करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं। पहला रो इंडिपेंडेंट जहां पर कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा रो डिपेंडेंट जहां पर रो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यहाँ रो इंडिपेंडेंट बोल रहा है, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, ये एमआरएनए बन रहा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा था। यहाँ पर हेयर पिन लूप बनता है, ये अगर आप देखे होंगे कभी पढ़े होंगे, हेयर पिन लूप बनता है। हेयर पिन लूप में जी सी ज्यादा मिलते हैं। जी सी मिलने से मतलब समझते हो क्या होता है, जी और सी ज्यादा है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ये। और यहाँ पर देख लीजिए, जहां पर हाइब्रिड बना हुआ है अभी भी, ये एक आरएनए और डीएनए, आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए स्ट्रैंड में एडेनिन होता है। इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यू और ए के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो कमजोर है, यहाँ पर ये कमजोर बॉन्ड हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। इसीलिए जो भी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जा रहा होगा, वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बॉन्ड कमजोर यहाँ से टूट जाएगा। जैसे हेयर पिन लूप बनता है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ नहीं टूटता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रहता है, हर जी और सी के बीच में स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर हाइब्रिड पेयरिंग है डीएनए और आरएनए की, और जबकि यहाँ पर आरएनए से ही हेयर पिन लूप बन गया है। चलिए भाई देख लेते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इंट्रिंसिक टर्मिनेटर क्रिएट ए स्टेबल जीसी रिच हेयर पिन लूप, बिल्कुल सही, अभी बोला हूं जीसी पाई जाती है हेयर पिन लूप में, फॉलोड बाय ए कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ यूरासिल रेसिड्यू, बिल्कुल। इसके बाद अगर आगे बढ़ते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे तो देखो ऐसे करके आगे बढ़ते तो यूरासिल मिलेगा बहुत सारा, ठीक, व्हिच वीकेन द हाइब्रिड आरएनए डीएनए बेस पेयर, बिल्कुल। जहां पर यूरासिल है वहां पर बॉन्ड कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यू और ए के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया। तो 29 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं जी। एसर्शन क्या कह रहा है, प्यूरोमाइसिन एक्ट एज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन सिस्टम, बिल्कुल सही। ये जो प्यूरोमाइसिन होता है, देख लो ये नीचे वाला प्यूरोमाइसिन, ये अमीनो एसिड टीआरएनए की तरह काम करता है। और अमीनो एसिड टीआरएनए क्या होता है, देख लो ये अमीनो एसिड टीआरएनए, ये जो चार्ज वाला आ रहा है ना, ये इसकी तरह दिखता है वो। और ये जहाँ पे जाके जुड़ के अमीनो एसिड को जोड़ते जा रहा है, आगे बढ़ाते जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करते जा रहा है। उसके बाद यदि प्यूरोमाइसिन को जोड़ दिया जाए, ये बीच में जाके प्रोटीन को बनने को बंद कर देगा, तो प्रोटीन बनने से पहले ही टूट जाएगा। मैच्योर प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, तो प्रीमैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक। तो प्यूरोमाइसिन स्ट्रक्चरली मिमिक द अमीनो एसिड टर्मिनस ऑफ चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल, enter a site and form a covalent bond with the growing polypeptide chain causing premature termination, बिल्कुल। नया पॉलीपेप्टाइड पूरा बन ही नहीं पाएगा, पहले से ही टूट जाएगा, क्योंकि ये अमीनो एसिड टीआरएनए की तरह मिमिक करता है और वहां पर जाकर के बीच में ब्लॉक कर देता है। तो दोनों सही हुआ भाई, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप 31 पे, ठीक। 31 क्या कहता है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल रे डायग्राम ऑफ एक्टिव ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क। आप बस ये समझ लीजिए कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि ऊपर जो डायग्राम दिया गया है, ये मेन स्टैंड डीएनए स्टैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे दिया गया है, और नीचे वाला उसी का अगला स्टैंड है, ये ऐसे दिया मान लीजिए, ठीक, ये मेन स्टैंड है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो टेम्पलेट स्टैंड दिख रहा है ऊपर में, टेम्पलेट एस जिसको बोला है, उससे जो नया सिंथेसिस हो रहा है वहां पर ओका जाके फ्रेगमेंट बन रहा है। ओका जाके फ्रेगमेंट बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो डीएनए बनेगा कैसे बनेगा भाई, टुकड़े में बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये टेम्पलेट क्या हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। लैगिंग स्ट्रैंड जहां पर बन रहा है उसके लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और ये जो टेम्पलेट दिख रहा है आपको, टेम्पलेट जेड, यहां पर जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेगुलर बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट कहलाएगा ये ब्लैक वाला, ठीक, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की तरह काम करने वाला।
अभी में एंजाइम जो काम कर रहा होगा, दोनों में जो काम कर रहा होगा कौन होगा भाई? एंजाइम जो काम करेगा कौन होगा? वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा एंजाइम। इक्वलाई की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना? ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा एंजाइम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 31 का? 31 का हो जाएगा बी, स्ट्रैंड एक्स लेगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स वाई जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम, और जो स्ट्रैंड जेड है लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। द डायरेक्शनल पाथवे डायग्राम बिलो मैप्स द सीक्वेंशियल बाइंडिंग ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GTFS onto a टाटा बॉक्स प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। देखते हैं, यहां पर टाटा बॉक्स दिया गया है। अब टाटा बॉक्स में फैक्टर पी पहले कौन बाइंड होगा? हमेशा याद रखना कि जब भी आप यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करते हो तो वहां पर जो बाइंड होते हैं सीक्वेंस में लिख दो DABFEH डाब फे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है। पहले डी आता है, फिर ए, फिर बी, फिर एफ, फिर ई, फिर एच, और एच आखिरी में है। हेलिकेज की तरह काम करता है, फिर डीएनए के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मेल्ट करके वहां पर एप्लीकेशन गोबर बनाता है। तो इस सीक्वेंस में देख लीजिए, सबसे पहला कौन आएगा? टाटा बॉक्स पे कौन बाइंड होगा? सबसे पहले डी, तो फैक्टर पी में क्या हो जाएगा? डी। ठीक, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ फैक्टर क्यू। फैक्टर क्यू में यहां पर हमारे पास क्या दिया देख लीजिए, इसके बाद ए आता है बोला हूं मैं, तो ए हो जाएगा। फिर आर भी दिया हुआ है, लेकिन हमको पूछा क्या क्या है? हमको पूछा कि देखो फैक्टर पी, फैक्टर क्यू, फैक्टर एस, तो डी आ चुका, ए आ चुका, और फैक्टर एस कहां पूछा देख लेते हैं। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ आया, एफ भी आ गया, एफ भी आ चुका है देखिए। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये था, ये बी था, ये एफ हो गया। ठीक, अब एस, क्योंकि एस के आने पर मेल्टिंग हो रहा है डीएनए, तो एच आ रहा होगा, यहाँ पर एच आ रहा होगा। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या होगा देख लीजिए, डी, ए और एच। तो डी, ए और एच कहां पे है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 में, बी में। ठीक, 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में क्या देखिए, द स्कीमेटिक वर्क फ्लो बिलो illustrate the two-step trans-replication mechanism during nuclear free mRNA splicing। स्प्लाइसिंग को बार बार पढ़िए बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए इंट्रॉन दिख रहा है, ब्रांच पाइन एडिनोसिन, ब्रांच पाइन एडिनोसिन हमारे यहाँ पर है, देखिए ये। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, कौन से साइड की तरफ करेगा? कौन सी साइड की तरफ करेगा? वो 5 प्राइम की तरफ करेगा। देखिए यहां था अपने 5 प्राइम की तरफ, यहाँ पे जो जीयू होता है वहां पे अटैक करता है। ये देखो, ये अटैक कर रहा है, देखो ऐसे। ठीक, तो यहां पर अटैक कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, तो किधर ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर 5 प्राइम, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, इधर अटैक कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमको पूछा क्या क्या देख लीजिए भाई, पूरे डायग्राम को स्टडी करना है। साइड एक्स, स्ट्रक्चर वाई, साइड जेड। स्ट्रक्चर वाई बनेगा, बोल रहे क्या बनेगा भाई? वे देख लीजिए फिर। तो ब्रांच लैरिएट स्ट्रक्चर बनेगा, ये लैरिएट स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिए ये लैरिएट स्ट्रक्चर, इसको लैरिएट स्ट्रक्चर बताइए, जो जुड़ा है ऐसा, ये लैरिएट स्ट्रक्चर होता है, ये बनेगा। ठीक, तो लैरिएट स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फ्री 3 प्राइम OH ऑफ एक्सान 1, एक्सान 1 का, इस एक्सान 1 का इधर 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, ये अटैक करेगा इधर, किधर? 3 प्राइम पे। किधर 3 प्राइम? कैसे 3 प्राइम हो देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूं, बताना। देखिए इसका 5 प्राइम 3 प्राइम ये हो गया, इसका 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम हो गया,
तो 3 प्राइम पे अटैक करेगा। तो फिर 3 प्राइम OH अपेक्जान न्यूक्लियोटिक अटैक ये 3 प्राइम पे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, फिर लॉरिएट स्ट्रक्चर, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 33 का डी। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, लॉरिएट स्ट्रक्चर, फिर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34। द स्पेशल एरे diagram below chart the molecular configuration required for proper positioning of the bacterial initiated tRNA on the small ribosomal subunit। स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट और टीआरएनए के बीच में जो कुछ सीक्वेंसेस दिए देख लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं कि एमआरएनए सीक्वेंस पी, ये पी क्या होगा, आरआरएनए सीक्वेंस क्यू ये क्या होगा, और टीआरएनए सीक्वेंस आर, टीआरएनए सीक्वेंस आर ये क्या होगा। तो क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल में क्या होता है, बैक्टीरियल में साइन डेल्गेनर सीक्वेंस पाई जाती है भाई 5 प्राइम तरफ एमआरएनए में। तो ये साइन डेल्गेनर सीक्वेंस हो जाएगा, साइन डेल्गेनर सीक्वेंस। उसको पहचानने के लिए कौन होता है, अभी बात किए थे 16S rRNA, ये होता है। ये वाला डायग्राम देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देख लीजिए साइन डेल्गेनर सीक्वेंस और 16S rRNA, ये 5 प्राइम तरफ ही तो है इधर, और इधर AUG है भाई, देखो इसके बाद AUG इधर। तो ऐसे इधर देख लीजिए, इधर AUG दिख रहा है, देखो ये एमआरएनए में कोडॉन जो है स्टार्ट कोडॉन AUG। तो वहां पर कौन बाइंड होता है, टीआरएनए बाइंड होता है, ऐसे बाइंड होता है, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। स्टार्ट कोडॉन में टीआरएनए ऐसे बाइंड होता है। यहां पर कर रहा हूं मैं, चलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पे अमीनो एसिड रहता है ऐसे करके, ठीक। यहाँ पर ऐसे बाइंड होता है, उसको अमीनो एसिड टीआरएनए कहते हो आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए, जो कि पहला अमीनो एसिड जो आता है AUG पे एफ मेट को लेके आता है, फॉर्मिल मेथियोनिन को पढ़े होंगे आप। प्रोकैरियोट में फॉर्मिल मेथियोनिन आता है, और यूकैरियोट में कौन आता है वो आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा उसको, ठीक। प्रोकैरियोट में यहाँ पर 5 प्राइम तरफ साइन डेल्गेनर सीक्वेंस है, तो यूकैरियोट में क्या होता है उसको लिखिएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का बी। सीक्वेंस पी जो साइन डेल्गेनर सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्यू जो है 3 प्राइम में 16S rRNA है, और ये टीआरएनए वाला जो मामला हुआ एफ मेट टीआरएनए एफ मेट है, फॉर्मिल मेथियोनिन वाला। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। फॉलो द मैकेनिकल स्कीमेटिक ऑफ राइबोसोम ट्रैकिंग ए सिंगल अमीनो एसिड एडिशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इलोंगेशन। जब ट्रांसलेशन की इलोंगेशन होती है, एक अमीनो एसिड को हमको ऐड करना है, जोड़ना है, तो कैसे होगा देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए। एक अमीनो एसिड टीआरएनए यहाँ पर टीयू उसको लेके आता है, इसका 3-4 क्वेश्चन हो गया। अमीनो एसिड टीआरएनए जब भी आता है, ठीक, तो ये फैक्टर एक्स क्या है, जीटीपी फॉर्म में आ रहा है, तो इलांगेशन फैक्टर टीयू ही तो है, टीयू जीटीपी फॉर्म में आ रहा है, देखो अमीनो एसिड टीआरएनए को लेके आ रहा है अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलांगेशन फैक्टर टीयू, ये हो गया पहला वाला हमारा। फिर एंट्री इनटू द राइबोसोमल ए साइट में कोडन को रिकॉग्नाइज किया, जीटीपी को हाइड्रोलाइसिस किया, फिर रिलीज ऑफ कौन रिलीज हो गया, यहाँ पर इलांगेशन फैक्टर टीयू रिलीज हो गया, ठीक। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम मूव 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ जाएगा राइबोसोम, अब आगे खींचा जाएगा ये, अब पूरा ये से खींचा जाएगा आगे की तरफ, कौन लेके जाता है, इलांगेशन फैक्टर जी, इलांगेशन फैक्टर जी, इलांगेशन फैक्टर जी, ये। तो ये तो हम बात के प्रोकैरियोट में। तो देख लीजिए उत्तर पूछा है, क्वेश्चन पूछा हमको कि फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई क्या है बोल रहे हैं, ये एक्स और वाई क्या है बोल रहे हैं, फॉर प्रोकैरियोट के लिए क्या है बताइए, और यूकैरियोट के लिए क्या बताइए बोल रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के लिए क्या है, फैक्टर एक्स जो होता है वो इलांगेशन फैक्टर टीयू है, फैक्टर वाई क्या है, इलांगेशन फैक्टर जी है। जबकि वहीं पर यूकैरियोट के लिए क्या है, वो इसको अलग तरह से कर देते हैं। जहां पर प्रोकैरियोट में इलांगेशन फैक्टर टीयू जो काम
काम करता है, TU जो काम करता है वो काम को यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 1A काम करता है, और जहां पर प्रोकैरियोट में इलांगेशन फैक्टर G जिस काम को करता है वहां पर इलांगेशन यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 2 काम करता है। ठीक है, कौन किसकी तरह काम कर रहा है देख लेना भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में यहाँ पर इलांगेशन फैक्टर TU, इलांगेशन फैक्टर G था, तो सेम ऐसे यूकैरियोट में कौन काम कर रहा है, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 1A और यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 2। बस देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। द linear pathway below describe how E. coli fixes bulky DNA damage like UV induced thymine dimer through the UVR system। बल्कि डीएनए लेसन बोल रहा है, डीएनए बहुत ज्यादा टूट गया ये वाला, तो यूवी वाला काम आएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीडेंट फिर ये काम आएगा यूवीआर एबीसी जो एंजाइम होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए कहां पे है, ये देख लीजिए यूबीआर, ये एंजाइम काम में आएगा। कॉम्प्लेक्स पी मतलब कौन सा एंजाइम है, UR-A2B। ठीक, प्रोटीन क्यू में UR-C एक्सोन्यूक्लियस काम में आएगा। फिर पॉलीमरेज कहां पे देख लीजिए, जो लाइगेज का काम करेगा, पॉलीमरेज R कौन है वो, डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, ये पूरा देख लीजिएगा, कई बार बोल चुके हम लोग, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द स्ट्रक्चरल लेआउट बिलो मैप द एलिमेंट इनकोडेड विद इन इंट्रिंसिक बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर। भाई ये mRNA दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है। ठीक, हमेशा याद रखना 3 प्राइम पे बहुत सारा क्या जुड़ा होता है, mRNA है ना। चलिए देख लेते हैं, यहाँ GC रिच इन्वर्टेड रिपीट एक्सिस लूप रीजन बोल रहा है, और कंप्लीमेंट्री GC रिपीट स्ट्रक्चर Y, दो चीजें दिया है, एक स्ट्रक्चर X, ये सीक्वेंस X दिया है कि सीक्वेंस X क्या है। तो mRNA में जो लास्ट में जो सीक्वेंस बनता है यूरासिल का बनता है, ये देख लीजिए, ये यूरासिल का सीक्वेंस बनता है, ये ढेर सारा यूरासिल दिख रहा है पीछे की तरफ, ये तो ये 6 से 8 यूरासिल, ये यूरासिल सीक्वेंस है, 6 से 8 की संख्या में होता है ऐसे। ठीक, ये सीक्वेंस हो गया। उसके बाद क्या पूछा हम लोगों को, स्ट्रक्चर वाई क्या बनता है स्ट्रक्चर में, देख लीजिए ये यूरासिल तो था यहाँ पर, फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा ऐसे, हेयर पिन लूप, क्या बनता है हेयर पिन लूप, ये। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं, पूछा है हाइब्रिड जेड जोन। हाइब्रिड जेड जोन जो होता है आरएनए पॉलीमरेज डिसएंगेज एट हाइब्रिड जेड जोन, जो आरएनए पॉलीमरेज जा रहा होता है यहां से निकल जाता है वो, तो कहां से निकल जाता है उस जोन को मैं क्या बोलूंगा, उस जोन को क्या बोलूंगा, देख लीजिए वीक RU-DA हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आरएनए पॉलीमरेज क्यों निकल जाता है पहले भी बता चुका हूं मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर ये mRNA का, ध्यान से देखिएगा, इस mRNA का U होता है। ठीक, तो ये U हो गया राइबोसोमल, RU बोलते हैं उसको, राइबोज शुगर का था वो। और यहाँ पर जो डीएनए था ऐसे, इसकी बात कर रहा हूं ना, डीएनए का यहाँ पर बहुत सारा ए था, 6 से 8 की संख्या में ये ए था, तो ये डीएनए का डीऑक्सीराइबोज का था, तो ये डी ए बोलते हैं इसको। तो RU और DA क्योंकि डबल डबल बॉन्ड होता है तो कमजोर होता है ये बॉन्ड, इसकी तुलना में यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एक एक बेस पेयर में, GOC ज्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 37 का बी।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। स्टडी द स्कीमेटिक स्टेट मैप ऑफ ई कोलाई लैक ऑपरेरन रेगुलेटरी जोन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल न्यूट्रिएंट कंडीशन। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी ई कोलाई के मीडियम में ग्लूकोज की अधिकता होती है या बोलूं लैक्टोज नहीं पाई जाती, ग्लूकोज की अधिकता होती है, तो वहां पर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम बहुत ज्यादा काम करता है, सॉरी कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं है, कम काम करेगा, तो साइक्लिक एमपी कम बनेगा। ये प्रोसेस है ना। अगर साइक्लिक एमपी कम बनेगा क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी है मीडियम में बहुत सारा, तो ये साइक्लिक एमपी कम होने पर क्या होता है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है। ऐसे जब ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा तो कोई आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, तो लैक जेड वाई ए इनका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप, बंद हो जाएगा। ठीक है। और यही पूछा है आपको, यदि ग्लूकोज है लैक्टोज नहीं है तो मॉलिक्यूल पी लेवल, जो साइक्लिक एमपी की बात करें यहाँ पर सीधा साइक्लिक एमपी की लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ लैक रिप्रेसर क्यू है, ये बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ऑफ, बंद हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। मॉलिक्यूल पी मतलब साइक्लिक एमपी, ये हो गया मॉलिक्यूल पी साइक्लिक एमपी। रिप्रेसर क्यू मतलब लैक रिप्रेसर, ये हो गया। स्टेटस जेट्स कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑपरेशन कंप्लीटली ऑफ। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 39 पे आते हैं। द स्ट्रक्चरल रे डायग्राम बिलो इल्यूस्ट्रेट्स हाउ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम एंड्स आर रेप्लिकेटेड बाय द टेलोमेरेज। टेलोमेरेज के द्वारा यूकैरियोटिक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड बड़ा होता है वो कैसे रेप्लिकेट होता है बोल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये टेलोमेरेज है, एंजाइम है। ये टेलोमेरेज के पास खुद का अपना आरएनए होता है, तो इस आरएनए पे डिपेंड होकर के इस डीएनए को बनाया जाता है। ये जो मेन डीएनए का हिस्सा है ना, ये मेन डीएनए का, इधर देखो ये 5 प्राइम ऐसे करके इधर 3 प्राइम। ठीक। तो जब टेलोमेरेज एंजाइम काम करता है उसके पास खुद का आरएनए होता है, इस आरएनए को टेम्पलेट मान करके इस डीएनए को जोड़ा जाता है, लंबा किया जाता है। देखो इतना लंबा कर दिया गया ऐसे, इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं इसको हम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम कर रहा है टेलोमेरेज एंजाइम। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दिया देखिए, मेन डीएनए का 5 प्राइम इधर दिया है, 3 प्राइम इधर दिया है, मतलब इधर बढ़ेगा, इधर उल्टा दे दिया आपको समझने के लिए। ठीक। और यहाँ टेलोमेरेज का कोर दिया, ये आरएनए था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए था, और 5 प्राइम पे यहाँ से बढ़ाते जाएगा, उसके हिसाब से जोड़ते जाएगा मेन डीएनए में। तो ये एक आरएनए था। एंजाइम एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी होगा भाई, एंजाइम एक्टिविटी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी बोला हूं मैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर लेंथनिंग ऑफ द 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंड ओवर एंजाइम। तो देख लेते, पूछा क्या क्या हमको, इंटरनल सीक्वेंस एक्स और एंजाइम एक्टिविटी वाई। इंटरनल सीक्वेंस एक्स में क्या मिलेगा, ये वाला सीक्वेंस पर मिलेगा, ये पूरा सीक्वेंस मिलेगा। ठीक। उसको क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए, इंटीग्रल आरएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट ही तो है वो, जो टेलोमेरेज एंजाइम के बीच में जो आरएनए की स्टेज पाई जाती है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, बोलो ये टेम्पलेट हो गया। एंजाइम एक्टिविटी में किसकी तरह, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की तरह। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, बोला हूं, आरएनए से डीएनए को बनाया जाता है। ठीक है, खुद का आरएनए होता है और डीएनए को लंबा करते हैं सामने वाले क्रोमोसोम के डीएनए को। ठीक। चलिए भाई, ये हो गया। उत्तर क्या हो गया हम लोगों का, बी, 39 का बी। क्वेश्चन अगला आते हैं 40 नंबर पे, देख लीजिए। द लाइन स्कीमेटिक बिलो मैप alternative secondary structure found by the tryptophan operon leader mRNA during translation। भाई जो ट्रिप्टोफान ऑपरेरन चल रहा होता है सिस्टम, तो उस समय बोल रहा है कि ये कुछ आपको डायग्राम दिया गया है, और बोल रहा है डिटरमाइन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड बाय सेगमेंट 2 एंड 3। सेगमेंट 2 और 3 क्या बनाता है, तो इसके लिए यदि लो ट्रिप्टोफान लेवल है
ट्रिप्टोफान लेवल कैसा है, लो है। ये देख लीजिए, लो मतलब नहीं होना, कम होना। ट्रिप्टोफान स्टार्व्ड कंडीशन है, बहुत कम है। तो जो सेकेंड और थर्ड है लूप सेगमेंट, ये सेकेंड थर्ड, ये वाला, तो ये क्या कर रहा है भाई, अभी सेकेंड थर्ड पूछा है ना आपको, सेकेंड थर्ड पूछा है। तो राइबोसोम स्टॉल एट द ट्रिप्टोफान कोडॉन इन सेगमेंट 1, राइबोसोम सेगमेंट 1 में रुका हुआ है, सेगमेंट 1 में रुका है। देखो ये सेगमेंट 1 है, ये देखो सेगमेंट 1 था, ये यहाँ पर राइबोसोम रुका हुआ है। आगे बोल रहा है पेयरिंग ऑफ सेगमेंट 2 एंड 3, सेगमेंट 2 और 3 पेयर हो गया, बोल रहे देख लो, ये सेगमेंट 2 और 3 यहाँ पर पेयर हो जाता है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये पेयर हो गया ऐसे। स्ट्रक्चर आउटकम जेड, और फाइनल में आखिर में स्ट्रक्चर क्या बनता है बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो एंटी टर्मिनेटर लूप है, ये एंटी टर्मिनेटर लूप कहते हैं इसको हम लोग, यहाँ नाम तरह देखिए, रीजन 2 एंड 3 पेयर प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन, 3 एंड 4 पेयर ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू। अगर ये 2 और 3 अगर पेयर हुए हैं तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जब नीचे झुकेगा तो फिर ऐसा बनेगा। तो यदि 2 और 3 पेयर हुए हैं तो 3 और 4 में पेयर नहीं बनेगा, और 2 और 3 है तो ये कंटिन्यूअसली ट्रांसलेशन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो एंटी टर्मिनेशन है, मतलब जो ट्रांसलेशन है टर्मिनेट नहीं होगा, नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। तो 2 और 3 क्या बनाते हैं, एंटी टर्मिनेशन लूप। स्ट्रक्चर आउटकम जे, आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन थ्रू द स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल। यहाँ पर जो ये बोल रहा है स्ट्रक्चरल आउटकम, स्ट्रक्चर में क्या बना, तो आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन थ्रू द स्ट्रक्चरल जीन, कि रिजल्ट में क्या होगा कि जो वहां प्रोटीन बन रहा होगा, जैसे मान लीजिए आरएनए, कोई प्रोटीन बन रहा है, वहां पर कोई प्रोटीन बन रहा है, वो कंटिन्यू बनता रहेगा यहाँ पर, इस 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, ये रुकेगा नहीं, ठीक। उधर डीएनए से आरएनए बन रहा होगा और आरएनए से इधर प्रोटीन बन रहा होगा, वो कंटिन्यू चल रहा होगा, रुकेगा नहीं। मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी लगातार लगातार क्या बना रहा होगा, एमआरएनए बना रहा होगा, इस प्रकार का एमआरएनए बना रहा होगा, और इस एमआरएनए में ऐसे ये राइबोसोम लगातार प्रोटीन बना रहा होगा, कंटिन्यूसली चल रहा होगा, ठीक। क्योंकि इनके पास ट्रिप्टोफान नहीं है, नहीं तो ट्रिप्टोफान बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए सब काम चल रहा होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 40 का बी। 41 पे आते हैं, जब देखो, व्हाट इज द प्रिसाइज प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ द कोर हिस्टोन ऑफ टामर इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम। ये देख लीजिए भाई, लेफ्ट हैंडेड तरीके से हमारा डीएनए जो है हिस्टोन के ऊपर लपेटा होता है, और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में हमारे, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H2A H2B यहाँ पर ऐसा है, उसके जस्ट पीछे देखिए H2B नीचे H2A होगा, और H3 के 2 H4 के 2, ये मिला के ऑक्टामर बनाते हैं। और H1 जो है लॉक करता है डीएनए के, जो रैपिंग होता है, रैप रहता है ना, उसको लॉक करता है। तो क्या क्या होगा हमारे उत्तर में, 2 कॉपीज ऑफ H2A H2B H3 एंड H4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हिस्टोन ऑक्टामर इसका बना होता है। बाकी सारी कहानी मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी बेस पेयर of DNA wrap around the core histone of tumor and is what conformation, ये कितना बार लपेटता है, इसके ऊपर बोल रहा है, ये कितना बार लपेटा होता है। ये जब लपेटा होता है ऐसे करके, लपेटा होता है ऐसे, तो इतने में कितना बेस पेयर आते हैं लपेटे हुए में, तो 146 के करीब रहते हैं, देख लीजिए, ये 146 बेस पेयर रहते हैं। इस लॉक को छोड़ के ना, लॉक मिलाओगे तो वहां पर लगभग फिर हमारे और 50-54 बेस पेयर आ जाते हैं, फिर 200 बेस पेयर हो जाते हैं। अभी लॉक को छोड़ के जो हिस्टोन 1 जो बाइंड करके रखे हैं उतना बेस पेयर को छोड़ दीजिए, 146 के करीब होते हैं, और लेफ्ट हैंडेड तरीके से ये घूमे होते हैं। लेफ्ट हैंडेड, हमारा हाथ को, लेफ्ट उंगली को, अंगूठे को ऊपर उठाओ, देखो कैसे घुमा, हाथ देखो, इस प्रकार से ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसे देख लीजिए, 147 बेस पेयर इन लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स,
146 हमारे ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 147 को हमको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, which chemical modification of histone tail neutralize their positive charge leading to the open chromatin structure? बात कर चुका हूं मैं। हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या जोड़ते हो? एस्टिल ग्रुप जोड़ते हो, तो 43 का एसिटाइलेशन हो जाएगा। कौन करता है ये? बाई हैट, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। अकॉर्डिंग टू सारगाफ रूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रू फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए? ये सारगाफ रूल दिया गया, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया। याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमेशा जो पेयर होगा ए का टी से डबल बॉन्ड द्वारा, जी का सी से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। और ये एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। थाइमिन और साइटोसिन क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। इसका मतलब जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन। तो देख लीजिए 44 में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए और टी, ए प्लस टी बोला है, ये ए टी जितना होंगे, मैं एक बार सेव कर रहा हूँ, रुकिए बार बार बीट जगह नहीं तो। चलिए अब देखिए कि जरूरी थोड़ी है कि एटी जितना होगा जीसी भी उतना होगा, जरूरी नहीं है भाई। एटी की संख्या जितना जी सी की संख्या उतना होगा, जरूरी नहीं है। ये जितना होगा ये होगा, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एटी हो सकता है 1000 पेयर हो, और जीसी हो सकता है 5000 पेयर हो। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, ए अपन टी, ए अपन टी बराबर जी अपन सी इक्वल टू 1 बोला, देखो सेकेंड नंबर पे हमारा। तो ए देखिए, ए जितना होगा टी उतना होगा। मान लीजिए ए 10 था तो टी भी 10 होगा, और जी मान लीजिए अब जितना बोलो 40 मान लो, तो सी भी 40 होगा। तो 40/40 बराबर 1 बोल रहा है, बिल्कुल होगा, देख लीजिए। 10 से कम 10, 10 से कम 10, 40 से कम 40, 40 से कम 40, 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1, एक ही तो हुआ कुल मिला के। तो बिल्कुल सही हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ए और जी प्लस टी प्लस सी मिले 50% बोल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता भाई। ए और जी मतलब प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन मिला के 50% बोल रहा है, नहीं। प्यूरिन 50%, पिरिमिडिन 50%, कुल मिलाकर 100%। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए जी जितना होगा और टी सी जितना होगा, कुल मिला के 50% होंगे बोल रहा है, गलत। कुल मिला के 100%, प्यूरिन 50% और पिरिमिडिन 50%, या ये प्यूरिन 50%, पिरिमिडिन 50%, है ना? ये भी गलत। और ए जी, ए बटे जी और टी बटे सी, ठीक, ए बटे जी बराबर टी बटे सी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, ए को 10 माना था तो 10 मान लेते हैं, 10। जी को कितना माना था वहां पर? 40, 10/40 बराबर, फिर क्या बोले, टी बटे सी 10/40 बोला है कि अब देखिए कि 1/4 बराबर 1/4, मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि दोनों तरफ बराबर होंगे बोल रहा है। कौन कौन? ये प्यूरिन और एडेनिन ग्वानिन, प्यूरिन है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन ये बटे में रेशियो में बराबर होंगे बोल रहा है। लेकिन इससे बेस्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी। कुल मिला के 100 मतलब 100%। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा, 44 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर बी और डी में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? बी हो जाएगा, कुल मिला के 100%। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45, if a sample of double stranded genomic DNA is analyzed and found in certain contain 32% adenine। अब भाई एक चीज देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि एक डीएनए हमारे पास है, इस डीएनए में जो जितना भी है एडेनिन कितना परसेंट बोला है, एडेनिन को बोला है 32%। तो हमको पता है कि ए और टी जुड़ते हैं आपस में, तो टी भी कितना परसेंट हो जाएगा, 32%। तो दोनों मिले कितना हो गए, 64%। ठीक, और ए टी के अलावा जीसी भी तो होगा, और जीसी मिलेगा कितना हो जाएंगे भाई, 100 कुल मिलेगा 100% में से 64 काट दो, 100% में से 64 काट दो, कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36%। तो 36% जो बचे जी और सी हुए, तो जी और सी मिला के 36 है, तो एक एक का कितना हो जाएगा, 18 और 18%। ठीक, पूछा क्या देख लीजिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन का कितना हो जाएगा 18%, तो 45 का 80। ये एक का दे दिया, मतलब किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक, 45 का 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, 4 का रूल regarding equimolar ratio of purine and pyrimidine fail to apply to which of the following genetic material। चार रूल जो कि प्यूरिन बराबर pyrimidine था, ये केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लागू था, बाकी के लिए नहीं था। तो जहां पर सिंगल स्टैंड हो जाएगा ये रूल सब खत्म हो जाएगा। तो कहां पे लागू नहीं होगा बोल रहे हैं, कहां फेल हो जाएगा बोल रहा है ये, तो कहां फेल हो जाएगा जी, 46 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डीएनए वायरस, जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है वहां पर इसका कोई रूल काम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कंटेन 20% साइटोसिन। अब देखो मैं पहले बोला हूं ये ए बराबर टी होता है और जी बराबर सी होता है। ठीक, तो यदि साइटोसिन कितना दिया है 20%, तो सीधी सी बात है 20% ग्वानिन भी होगा। कुल मिलाकर कितना हो गया, ये लोग मिला के 40% हो गए, बचा कितना और 60%। उस 60 में से एडेनिन कितना हो जाएगा 30%, और ये भी 30%। अब पूछा क्या देख लीजिए, व्हाट इज द टोटल कंबाइंड परसेंटेज ऑफ एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन थायमिन का परसेंट कंबाइन बोल रहा है एक साथ, तो 47 का 60% हो जाएगा। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी 60%। ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो विल ऑलवेज इक्वल टू 1 इफ एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पर देख लीजिए कौन सा हमारा बेस्ट उत्तर होगा, ये ए टी और जी सी, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां पर बॉन्ड दिखा दिया हमें, ये ए टी जितना होगा जी सी उतना होगा बोल रहे हैं। गलत है कि किसी किसी में ए टी के ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, किसी किसी में जीसी के ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन ए और जी बटे टी और सी। ए जी मतलब प्यूरिन, टी सी मतलब पिरिमिडिन। अब प्यूरिन जितना होगा, मान लीजिए कोई मिला के प्यूरिन किसी में 80 थे, तो पिरिमिडिन भी 80 होंगे, बराबर एक 100% हुआ। तो ये सही है, ए जी जितना होगा टी सी उतना होगा। यहां पर हमारा सटीक उत्तर क्या आता है, ये। ठीक, चलिए इसके पहले का थोड़ा दिखा दो आपको मैं, देखिए ये ए जी और टी सी यहाँ पर 50% रहता है, इसलिए गलत हुआ। और ये ए बटे जी टी बटे सी ये बटे फॉर्म में दे दिया है। ठीक, तो इसलिए यहां पर जो हमारा उत्तर था वो ये वाला बेहतर था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं जी, चलिए। ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लाज्मिड हैज ए टोटल 400 बेस पेयर, 400 न्यूक्लियोटाइड, सॉरी 400 बेस मतलब 800 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि कोई डीएनए था, ऐसे बेस पेयर की संख्या ए टी जी सी, ऐसे बेस पेयर, ऐसे एक एक पेयर ऐसे कुल मिला के 400 पेयर थे, तो एक पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड है।
तो 400 पेयर का 800 न्यूक्लियोटाइड हो गया, कुल मिला के 800 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर। बोल रहे इफ देयर आर 150 गुआनिन, अगर जी और सी की बात करूं मैं, अगर ये 150 है तो ये भी तो 150 होगा, तो बचा 80, ये डबल बॉन्ड टी जो होगा, कुल मिला के देखिए जी और सी मिला के कितना हो गए, 1.5 300, तो कुल मिला के 800 था, 800 में 300 चले गए, बचे 500, उस 500 में 250 एडेनिन होगा और 250 थायमिन होगा, ठीक। तो हाउ मेनी एडेनिन बेस आर प्रेजेंट बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा जी 250, क्वेश्चन नंबर 49 का बी 250। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नाइट्रोजनस bases exist predominantly in which tautomeric form to maintain correct Watson-Crick geometry। बोल रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो बेस पेयर होते हैं वो किस फॉर्म में मिलता है नॉर्मली, तो कीटो और अमीनो फॉर्म में मिलता है जी। और ये कभी नाइट्रोजन बेस को एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन को जब वो टाटमर फॉर्म में बन जाते हैं तो वो एनॉल एंड इम्यूनो फॉर्म में बदल जाता है बाद में, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा सी, नॉर्मली इस फॉर्म में पाया जाता है। तो फिर वही कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, बार बार मैं वही बोलता हूं, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है पूरा प्रश्न बनाया करें, मतलब 50 पूरा बनाए होंगे उम्मीद करता हूं। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, गलत की संख्या मान लीजिए 5 होता है तो 5 लिखिए, सही की संख्या मान लीजिए 45 है तो 45 लिखिए, और कमेंट बॉक्स पे अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए। इस प्रश्न पत्र को बनाने में बहुत समय लगता है, आपको केवल एक अपना नाम और ये लिखने में केवल 2 मिनट तक समय लगेंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था जरूर लिखिएगा, टफ था कि इजी था। कोई यदि व्यक्ति पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक। जाते जाते पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।